बजाता है तो उसको बुलाया जाए। तो उन्होंने मुझे आकाशवाणी में बुलाया और युवा वाणी से भी मैं परिचित हुआ उस वक्त। युवा वाणी में बजाता रहा, लेकिन जो संगीत की जो एबीसीडी की जो शुरुआत है वो हीरा सागर से शुरू हुई। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है, लेकिन तब तक मैंने बांसुरी से नोटेशन की जो पद्धति है वो मैंने थोड़ी सीख ली थी। और उसका मुझे अवसर मिला था, एक शंकर होमल जी करके भोपाल में थे, ये भरतनाट्यम के बहुत अच्छे गुरु हैं और उनकी एक संस्था है कला पद्मा। तो मेरी ख्याति सुनकर वो उन्होंने भी जो है उनके जो भरतनाट्यम के जो परफॉर्मेंसेस होते थे तो मुझे वो आमंत्रित करते थे कि आप इसके साथ में बजाइएगा। आपको ताजुब होगा कि उस जमाने में मैं कला पद्मा में जब जाता था तो जया भादुड़ी जी वहां पर स्कर्ट में पहनी हुई, स्कर्ट में जो है वो भरतनाट्यम सीखने वहां आया करती थी। और जब वो रविन्द्र नाट्य गृह या बीएचएल की कल्चरल असेंबली में जब प्रोग्राम हुआ करते थे तो उसके लिए शंकर हम्बल साहब हमको बुलाते थे। तो वहां एक महालिंगम साहब थे, तो उन्होंने हमको नोटेशन मतलब सारेगामा की जो शैली है, भातखंडे जो शैली है, उससे परिचय कराया। और वो नोटेशंस फिर मुझे पता चला कि अरे ये जो स्वर मैं बजाता हूँ ये सा है, ऐसा है, ये ऋषभ है, इस तरह से पूरे 12 स्वरों से मतलब शुद्ध स्वर और विकृत स्वर जिससे मैं परिचित हुआ। आपकी नौकरी और संगीत की साधना कैसे सामंजस्य होता था? देखिए, संगीत की तरफ तो जुनून था। मेरे पिताजी 64 में नहीं रहे और पिताजी के गुजर जाने के बाद में बड़े भाई साहब ने हमको पढ़ाया। उन्होंने अवसर दिया हमको कि आप पढ़ो। फिर हमने सोचा कि भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े भाई जब हमको शिक्षा का पाठ लेने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ईमानदारी से भी रहना पड़ेगा। कोशिश ये करता रहा कि मेरा जो शैक्षणिक जो पहलू है, क्योंकि मैं उसमें भी रुचि इसलिए रखता था और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे मैं जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मुझे सफलता जरूर मिले। और वो सफलता मिलने के लिए जो है वो चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, मैं वो जरूर तालमेल बनाता हूं ताकि एक निर्धारित परिधि में जो है वो मैं वो कार्य संपन्न कर सकूं और मेरी जो इच्छा जो है वो उसको परिपूर्ण कर सकूं। आज भी 70 की आयु में जो है वो अब मुझे वो समय मिल पाया है। मेरे बच्चों का विवाह भी हो गया, वो अपनी जगह सेट भी हो गए अच्छी तरह से, वेल सेटल्ड है। अब मुझे बच्चे कहते हैं कि पापा आप अब वो चीज करो आप जो आप हमेशा करना चाहते थे। तो अब मेरा जो एक ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि संगीत, शास्त्रीय संगीत जो एक मैं गुरु के पास में बैठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे भोपाल में जब आकाशवाणी में गया था तो उस जमाने में रमेश नाडकर्णी साहब हुआ करते थे। वे लंबे से बिल्कुल और बड़े अच्छे वोकलिस्ट थे, वो ख्यातिनाम वोकलिस्ट है। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम मेरे पास में आओ और शास्त्रीय संगीत सीखो। मीरा राव जी भी थी उस वक्त गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, उन्होंने मुझे कहा था। सबसे बड़ा तो मुझे चौरसिया जी साहब से जो शिक्षा मिली थी, तब जिस कमरे में हमको उन्होंने बुलाया था तो पड़ोस में शिव कुमार शर्मा जी लेटे हुए थे। तो उन्होंने जब गुरुजी ने कहा कि तुम फिल्मी बजा तो क्या हो गया, तुम फिल्मी बजा के सुनाओ मुझे। तो मैंने उनको जो मुकेश जी की जो रचना है नैन हमारे सांझ सकार है, तो सलील दा ने उसमें संगीत दिया था। और सलील दा की एक विशेषता है कि उनकी जो संगीत रचना जो है वो पाश्चात्य संगीत के साथ में भी उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी उसके साथ में समाहित रहती थी और वो कंपोजिशन कैसे मन को छू लेती थी। तो शिव कुमार शर्मा जी बोलते हैं, अरे यार तुम तो संगीत के लिए पैदा हुए हो, कहाँ इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने जा रहे हो। अंदर तो संगीतज्ञ था लेकिन ये भी कह लीजिए कि जो व्यावसायिक रूप से भी जिस समाज में जो स्थापित होना था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई मर्तबा हमारे अभिभावक जी हैं वो भी डरते हैं अपने बच्चों को जो है शास्त्रीय संगीत में यदि आगे बढ़ा दिया, आजीविका कैसे चलेगी, उसकी आजीविका कैसे चलेगी। तो संभवतः उस वक्त में भी हमारे बड़े भाई साहब के साथ में यही समस्या थी। तो देश पांडे जी वही धुन हम सुनना चाहेंगे जो हमारे श्रोता हैं उनके भी मन को वो धुन छू सके जो शिव कुमार शर्मा जी को इतनी अच्छी लगी थी।
क्या बात है। देशपांडे जी, आपने भोपाल में लंबा समय गुजारा है जी, और सांस्कृतिक कला केंद्र है भारत भवन, जहां आपने बहुत सारे कलाकारों को सुना होगा, वहां के कुछ आपके अनुभव हों तो। दरअसल भारत भवन का जो मेरा जुड़ाव था जी, वो आमोद भट्ट जी जो संगीत निर्देशक वहां पर थे जी, विभा मिश्रा जी भी वहां पर नाटकों को कारण साहब के जमाने का था जी। मेरा एक मित्र जो भोपाल में थे, जो मेरे ही विभाग में थे, राजीव वर्मा करके थे जी। तो राजीव वर्मा जो है वो काफी सीरियलों में चर्चित रहे थे। जी, बिल्कुल। और मैंने प्यार किया इस फिल्म में वो भी उन्होंने काम किया था। वे नाटकों की विधा में विशेष रूप से रुचि रखते थे। तो मैं संगीत में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार भारत भवन में जो है वो आपकी जरूरत है, तो आप अपना समय दीजिए। तो जब बुलाया गया था वहां पे विशेष रूप से जो जयंत देशमुख, आपको पता होगा, रायपुर के हमारे जो है वो नाट्यकर्मी जो है वो प्रसिद्ध रहे हैं, और वे भोपाल में थे वो जमाने में। तो जयंत जी ने जो है वो मुझे अखबारों के जरिए मेरा उनसे परिचय था, क्योंकि मैं नई दुनिया में दैनिक भास्कर में लिखता भी था और मैं विशेष रूप से जो है वो संगीत, सामाजिक पहलुओं के ऊपर में, खेलकूद पर विशेष रूप से मैं लेखन करता था। तो मेरी रुचि यही थी कि भाई ये नाट्य कर्मी है, बहुत अच्छे नाटककार है, उनका जुनून मैं देखता था जिस प्रकार से नाटकों का निर्देशन करते थे। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था कि भाई आपका साक्षात्कार मुझे चाहिए है और मैं आपको समझना चाहता हूं। और मेरा वो पहलू ये था कि मैं साक्षात्कार इसलिए लेना चाहता था कि उसके जरिए मैं लोगों का जो व्यक्तित्व है उससे अपना स्वयं को शिक्षा ग्रहण करता था और सोचता था कि यदि मेरी कलम उतनी प्रभावशील बनी तो संभवतः यह भी हो सकता है कि मेरे लिखने से कोई और दूसरे पाठक भी जो है वो प्रेरित हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने जैन जी से मैं मिलने गया था। तो जैन जी ने मुझे कहा, देखो साक्षात्कार तो मैं आपको दे दूंगा बाद में, अभी तो सबसे पहले आप बांसुरी लेकर मेरे पास में आइए और मेरे नाटक के साथ में जो पार्श्व संगीत की संयोजन है उसमें आप साथ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा मैं ज्यादा शास्त्रीय संगीत में पढ़ा लिखा उतना नहीं हूं, लेकिन एप्लीकेशन से मुझे तब तक रागदारियों के नाम वगैरह सब बहुत कुछ हो गए थे और मैं बहुत जगह पे चाहे कथक हो, भरतनाट्यम हो, सबके साथ में बांसुरी का जो है वादन चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा में भी बजाया करता था। तो सभी प्रकार से अलग अलग संगीत की विधाओं से जो है मुझे प्रशिक्षण का अवसर मिला। तो जैन जी ने मुझे भारत भवन बुलाया था और महाराष्ट्र में एक लेखक है शिवाजी सावंत जी। बिल्कुल। तो शिवाजी सावंत की जो एक लिखी हुई जो एक साहित्य रचना है मृत्युंजय करके, काफी बहुत जबरदस्त रचना है। देखिए रोंगटे खड़े होते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जैन जी का जुनून मैं देखता था वहां पर, मतलब नाटकों को जितनी तरफ से मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि जो मृत्युंजय नाटक है वो बिल्कुल शोले की शैली में बना हुआ है। ऐसा कैनवास है उसका और इतने उसमें पात्र और इतना सब वो आउट स्टेज का उनका जो एक वो मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टीज है और क्या क्या है, और सबको देखता था मैं जुनून से जुड़े हुए थे। उसी नाटक में हमारे जो अभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सच्चिदानंद जोशी जी थे, वे भी उस समय वहां पर अर्जुन की भूमिकाएं में थे। तो हमको ये कहा गया कि देखिए ये जो मृत्युंजय नाटक है इसमें कृष्ण जी का पार्श्वभूमि है, अर्जुन कर्ण सब है, और आपको तो विशेष रूप से जो है कृष्ण जी का साथ में जो जितनी भी लीलाएं जो भी है आपको बांसुरी का उसमें उपयोग करना है। तो आमोद भट्ट जी ने कुछ उसमें गीत रचनाएं भी थी, तो उनके साथ में पहले मैंने गीत रचनाओं के साथ में भी एक कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया था। और जब इस नाटक के साथ में बैठा तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए हम आपके ऊपर में पूरा विश्वास रखते हैं कि आपने अभी तक संगीत से जो सीखा है आप ये बिल्कुल बखूबी समझ रहे हैं कि किस प्रकार के संवाद चल रहे हैं, किस प्रकार के एक वो पार्श्वभूमि में एक का जो पर्यावरण चल रहा है, संगीत मंडली पीछे बैठ रही है, हम आपको सिर्फ थोड़ा से क्यूज देंगे, उस क्यूज के हिसाब से आपको पूरा फ्रीडम देते हैं, पूरी आजादी है कि आप अपने विचारों के हिसाब से वो जो अनुकूल जो स्लॉट्स आपको मिलते हैं उन स्लॉट्स में आपको एक अनुकूल संगीत की रचना जो है वो प्रस्तुत करनी है। तो नाटक मंडली में हम लोगों को भी वेशभूषा में बैठाया जाता था, बड़ा टीका वगैरह लगा के हम बैठते थे और बांसुरी लेके हम बैठते थे, दूसरे हम देख रहे हैं जो हमारे परिचित है सामने बैठे हुए वो नाटक देख रहे हैं और साथ में हमको बांसुरी के साथ देख रहे हैं। हर अवसर का एक जुनून था, उसमें कुछ शिक्षा मिलती थी। जी हाँ देशपांडे जी, आपके अनुभव इतने रोचक हैं कि लगातार सुनने को मन करता है, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। तो चलते चलते जरूर आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि आज की पीढ़ी में संगीत के प्रति जो युवाओं का जुनून है या इंटरेस्ट है, इसे आप किस तरह से देखते हैं और संगीत की महत्ता जीवन में क्या हो सकती है, आपने कैसा अनुभव? देखिए संगीत का जहां तक एक अपने जीवन में महत्व है, संगीत से सुकून मिलता है।
और आपने देखा होगा कि हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है या भारतीय लोक संगीत है जी, इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है कि बहुत प्रकार की जो बीमारियां भी जो है वो जी, उन बीमारियों के सहज सरल समाधान उसमें है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि मुझे यदि प्रसन्न चित्त रहना है, मुझे यदि स्वस्थ रहना है, तो संगीत उसमें एक जबरदस्त भूमिका अदा करती है। बिल्कुल। मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ जी, अपना तानपुरा जो है मेरा डिजिटल उसको लगाता हूँ जी, और मैं सत्यसाई संगठन से भी जुड़ा हूँ। सेवा के गुण सीखने जाते थे वहां पर। तो सुबह उनके जो भजन है वे सभी लगभग प्राय सभी अलग अलग शास्त्रीय संगीत के आधार पर है। तो मेरा तो लगभग उसी में रियाज हो जाता है। जी, तो पहले मैं जिन रागों में वो भजन आधारित है, मेरे पास में शास्त्रीय संगीत की किताबें भी हैं। मैं उस राग से उसके आरोह अवरोह उसकी पकड़ वगैरह समझते हुए उसको कंसोलिडेट करते हुए पहले तो वो राग का स्वर विस्तार करने में अपना एक वो प्राणायाम उसको कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो उस प्राणायाम में मुझे शक्ति मिलती है और फिर उसके ऊपर जो लोकप्रिय जो सत्संग के भजन की जो है वो उसको भी बांसुरी बजाता हूँ। इससे क्या होता है कि दिन भर को जो मुझे ऊर्जा मिलती है अलग अलग कामों को करने में। तो इसी प्रकार से मैंने अपने वैज्ञानिकी कार्य जो भी है एक विशिष्ट अनुशासन के साथ में, लगन के साथ में, समर्पण के साथ में परिपूर्ण किया है। और आज की पीढ़ी में विशेष रूप से मैं ये देखता हूँ आज की पीढ़ी बहुत उन्नत है। उनको जितने जो अवसर आज मिले हैं संभवतः उतने अवसर तो हमको भी नहीं मिले। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो आज की पीढ़ी को समझना जरूरी है कि ये जो बांसुरी जो है ये मैंने जो बजाना शुरू किया ये उस जमाने से शुरू किया है जब पीली दोवनी अस्तित्व में थी। पीली दोवनी वो एक स्क्वायर होता था और एक सफेद एकन्नी हुआ करती थी। हम तो दोवनी एकन्नी के जमाने से निकले हैं और दोवनी की हमने पहली बांसुरी खरीदी थी। लेकिन यकीन मानिए कि आज भी हम समझते हैं कि इस संगीत से हमने सिर्फ अपनी दोस्ती कायम कर ली है। लेकिन हम बहुत बड़े कलाकार ऐसा करके अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते, नहीं प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर मानते हैं कि हमने वो जितना जो जरूरी पेशेंस था वो पेशेंस होने के कारण ही आज यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज की जो पीढ़ी को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है, उनके पास में ऊर्जा है, उनके पास में अभिभावकों का सहयोग भी है, उनके लिए बहुत अच्छा एक वातावरण भी बना हुआ है, गुरुओं की उपलब्धता भी है, अच्छी अच्छी संस्थाएं भी बन चुकी है। उनको सिर्फ पेशेंस रखते हुए, बिल्कुल, चाहे वो बांसुरी बजाए, चाहे बेला वादन करे या सितार बजाए या अन्य कोई विधा ले संगीत की, लेकिन उसमें पेशेंस को रखते हुए समर्पण के और अपने समर्पण के भाव से जो है वो गुरु के पास में शिक्षा भी ग्रहण करे, तन्मयता से ग्रहण करे, पूरी ईमानदारी से ग्रहण करे और संगीत को अपने जीवन से बिल्कुल अभिन्न करते हुए जोड़ के रखे। संगीत उन्हें हमेशा ही उनके दैनंदिन जीवन के प्रति उनको जोड़े भी रखेगी, उनको स्वस्थ भी रखेगी और साथ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा भी देती रहेगी। बिल्कुल। आज भी मैं चाहता हूं कि मैं कुछ न कुछ करूं, कुछ न कुछ सीखूं। बिल्कुल। तो मैं संगीत को सलाम करता हूं कि संगीत के कारण ही जो है वो मैं वैज्ञानिक भी सफलता से बन पाया और इंजीनियर भी सफलता से बन गया। मैंने कॉलेजों में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का काम किया है। आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन विषय है उस पर भी मैं प्रशासन अकादमी में पढ़ाने जाते रहता हूँ। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वहां पर भी जो है वो ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रति जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं सहयोग देता हूँ। बिल्कुल। देशपांडे जी, बेहतर बात आपने कही और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा संगीत सुकून देता है, स्वस्थ रखता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इतना ही जीवन के लिए काफी होता है। तो नीलकंठ देशपांडे जी, आज आपने अपने जीवन के तमाम अनुभव, रोचक अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ बांटे और हम समझते हैं कि श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जरूर वो आपकी बातों पर अमल करेंगे और संगीत के प्रति एक अपना अच्छा नजरिया रखेंगे। यही उम्मीद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, मैं भी आपके श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।